पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ पावर रेजिस्टिव एसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एक पावर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और सारे स्टेटमेंट्स में से हमें करंट और वोल्टेज के बिटवीन फेज डिफरेंस के बारे में बताया गया है। तो जब सर्किट पावर रेजिस्टिव हो वहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों जो है वो इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब है कि दोनों वेवफॉर्म्स साथ साथ चलते हैं, जीरो को भी एक साथ रीच करते हैं, मैक्सिमम को भी एक साथ रीच करते हैं। सो वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। जो ऑप्शन डी है एम्पीडेंस इज जीरो। एम्पीडेंस के बारे में हम आगे एक क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ये जीरो नहीं हो सकता किसी भी सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, a capacitor is connected to an AC source. If the frequency of the source is doubled, the capacitive reactance of the capacitor will be। एक कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। और जब हम फ्रीक्वेंसी आप सोर्स को डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला हमें पता है, XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। इसमें ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ और सी अपनी जगह पर, जिसके अकॉर्डिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी। अब अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी को हम डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा। आगे है कि इन अ पावरली इंडक्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज। अगेन हमें करंट और वोल्टेज के बिटवीन लीडिंग और लैगिंग के बारे में पूछा गया है। तो देखिए तीन तरह के सर्किट्स होते हैं। एक आर सर्किट हम बोलते हैं इसको, पावर रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों होते हैं इन फेज, यानी कि इनके बिटवीन जो फेज डिफरेंस पाई है, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, फेज डिफरेंस है। दूसरे किस्म का सर्किट होता है कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि उसमें करंट लीड करता है, करंट लीड्स बाय 90 डिग्री, या इसको आप अल्टरनेटिवली कह सकते हैं, सेम स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लेग्स बाय 90 डिग्री। दोनों का मतलब सेम है, या करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है या वोल्टेज 90 डिग्री से लेग कर रहा है, दोनों बातें ठीक है। और तीसरे किस्म का सर्किट होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा होता है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में कैपेसिटिव सर्किट का अपोजिट होता है, या तो हम कहते हैं कि इसमें करंट लेग करता है बाय 90 डिग्री, या इसको उल्टा कर दे कि जो वोल्टेज है तो वो लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। दोनों बातें ठीक है। तो ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं जब हम करंट और वोल्टेज को इधर उधर करते हैं। आप एक के लिए याद रखें, करंट के लिए याद रखें, तो वोल्टेज के लिए फिर उसको उल्टा करें। अब हमें कहते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज, तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री और करंट लैग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीडेंस ऑफ अ पावरली रेजिस्टिव सर्किट इज इक्वल टू। पावर रेजिस्टिव सर्किट के लिए इम्पीडेंस किस चीज के इक्वल होता है। देखिए इम्पीडेंस जो है वो एक एसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक को हम प्योर रेजिस्टेंस बोलते हैं और एक को हम रिएक्टेंस, इसको हम इमेजिनरी रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कि ये सर्किट में जो कंपोनेंट लगा होता है इंडक्टर या कैपेसिटर, उसकी तरफ से मिलते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इसकी वजह से एक्चुअल पावर लॉस नहीं होता, बल्कि ये एनर्जी को, पावर को स्टोर करता है और कुछ टाइम बाद अगेन उसको रिलीज करता है। तो दोनों के कंबाइन इफेक्ट को हम कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कम्प्लेक्स क्वांटिटी इस तरह जिसका एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। ये इक्वल होता है
आर प्लस आयोटा एक्स के। ठीक है, अब आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। कुछ किताबों में आयोटा की जगह पर जे भी लिखा होता है, वो भी इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है। इसमें जो आर है ये रियल रेजिस्टेंस है और एक्स सिर्फ रिएक्टेंस को शो करते हैं, इसको हम इमेजिनरी रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर हम एम्पेडेंस के मैग्नीट्यूड की बात करें तो एम्पेडेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में x इक्वल टू 0 होता है, उसमें रिएक्टेंस नहीं होता, सिर्फ रियल रेजिस्टेंस होता है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, सो यू विल गेट दैट द एम्पेडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रिमेंबर, ये सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए है कि उसका एम्पेडेंस इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन 6 है, a purely capacitive circuit draws 10 ampere of current when connected to a 100 volt battery 50 Hz AC source. If the same circuit is connected to a 100 Hz AC source, the new current drawn will be। एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, जिस बैटरी का वोल्टेज 100 वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो तब उससे 10 एम्पेयर करंट फ्लो करता है सर्किट में। अब अगर हम सेम सर्किट को कनेक्ट करें सेम वोल्टेज के बैटरी के साथ, वोल्टेज को हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी को किया है डबल, 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, तो मतलब कि डबल। अब न्यू करंट कितना होगा? तो देखिए, करंट किस चीज़ की वजह से? फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट है तो रिएक्टेंस भी यहाँ पर होगी, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ सी कैप, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब हमने फ्रीक्वेंसी को किया है डबल, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने की वजह से जो न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा? वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम 1/2। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो करंट होता है सर्किट में तो वो इनवर्सली रिलेटेड होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ। अब अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हुआ है तो करंट क्या होगा? डबल होगा। तो इनिशियल करंट 10 एम्पेयर और उसका डबल 20 हो जाएगा। ये इक्वेशंस बस इधर उधर करते जाए और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इज 0। चाहे इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, एवरेज पावर डिसिपेटेड 0 होता है। क्यों 0 होता है? जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है उसका फॉर्मूला होता है IRMS, यानी IRMS करंट RMS वोल्टेज इनटू cos पाई। अब पाई क्या है? फेज डिफरेंस है। तो चाहे प्योर इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है और cos 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो एवरेज पावर क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। इसका फिजिकली क्या मतलब है? इसका फिजिकल ये मतलब है कि अगर एक वेव साइकिल में एक साइकिल के दौरान जो पावर स्टोर करता है इंडक्टर, तो उस साइकिल के दूसरे पार्ट में वो दोबारा सर्किट को प्रोवाइड करता है, तो ये एक्चुअल में कोई पावर डिसिपेट नहीं करता और इस वजह से इनके रिएक्टेंस को भी हम इमेजिनरी रिएक्टेंस बोलते हैं कि रियल में ये पावर डिसिपेट नहीं करता। रजिस्टर के केस में वो रियली डिसिपेट होता है, यानी वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। क्वेश्चन 8 है, द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री इन आ। कौन से सर्किट में फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बिटवीन 90 डिग्री होता है? तो ये कैपेसिटिव सर्किट में भी होता है और इंडक्टिव में भी होता है। तो प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, बोथ बी एंड सी। अच्छा, ये नहीं बोला कि कौन से में लेग करता है कौन से में लीड कर रहा है, सिर्फ बोला कि फेज एंगल 90 हो, तो दोनों में फेज एंगल 90 होता है। क्वेश्चन 9 है, Which of the following describes the behavior of a capacitor in a DC circuit? किसी भी DC सर्किट में जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसके बिहेवियर को कौन सा ऑप्शन सही से डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन ए है कि इट एक्ट्स एज अ परफेक्ट कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंडक्टर हर हाल में करंट को अलाउ करता है, जबकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी यह है कि
जब ये फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो फिर वो बाकी करंट को स्टॉप करता है कि बस अब तुम हो जाओ स्टॉप। और जब किसी सर्किट में करंट स्टॉप हो जाता है, वो फ्लो नहीं करता, तो ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। यानी कि कैपेसिटर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्ट में सर्किट होता है क्लोज सर्किट, करंट फ्लो करता है और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है स्टार्ट में। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो करंट फ्लो स्लो होती जाती है, और व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज तो करंट स्टॉप और द सर्किट बिकम्स इन ओपन सर्किट। तो ऑप्शन सी इस बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट चार्जेस अप एंड देन एक्ट्स एज ओपन सर्किट, फिर वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन बी है इट ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। ये गलत इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ऑफर करता है, तो रिएक्टेंस इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इस वजह से ये ठीक नहीं है। 10 है यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओहम। चाहे कोई भी रिएक्टेंस हो या एम्पेडेंस हो या रेजिस्टेंस हो, तीनों के यूनिट्स ओहम है। 11 है purely inductive circuit is connected to an AC source if the inductance of the inductor is halved and the frequency is doubled, the inductive reactance will be। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। अगर हम इंडक्टेंस को डबल करें और फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस को हाफ करें और फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ और साथ में इंडक्टेंस। अब हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। अगर हम इंडक्टेंस को हाफ करते हैं तो रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो रिएक्टेंस वापस सेम वैल्यू पर आ जाएगा। तो दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस रिमेन्स सेम। Question 12 है an AC source with voltage V is equal to V naught sin omega t is connected to a purely inductive circuit. The instantaneous current is given by। एक AC source है जिसका वोल्टेज हमें गिवन है कि उसमें sin omega t है एंगल, तो इंडक्टिव सर्किट है। अब इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में हमने इक्वेशन निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस करंट इंडक्टिव सर्किट में लेग करता है बाय 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है बाय पाई बाय 2, यानी करंट वोल्टेज से लेग करता है। तो अगर वोल्टेज में ओमेगा टी है तो करंट में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा। लास्ट जो मैंने एक लेक्चर अपलोड की थी, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर, तो वहाँ पर मैंने ये एक मिस्टेक किया था कि मैंने प्लस पाई बाय 2 या इस तरह कुछ बोला था। तो रिमेंबर कि दिस इज माइनस पाई बाय 2 क्योंकि करंट लेग कर रहा है वोल्टेज से। 14 है a purely resistive circuit is connected to a 10 volt AC source if the resistance is 2 ohm, the peak current flowing through the circuit is। peak current को हमने फाइंड करना है अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 2 ओहम है। अच्छा, पीक करंट का मतलब मैक्सिमम करंट है। यहाँ पर वोल्टेज के साथ मेंशन नहीं कि ये कौन सा वोल्टेज है, तो सपोज इट इज अ पीक वोल्टेज ही है ये। तो द पीक करंट इज इक्वल टू peak voltage divided by resistance। peak voltage 10 volt or resistance 2 ohm, so what we get 5 ampere। option A है। 15 है for a purely capacitive circuit the power factor is 0। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट हो या इंडक्टिव सर्किट हो, दोनों के लिए पावर फैक्टर इज 0। What is the opposition offered by inductor to the flow of alternating current? उसको हम क्या कहते हैं, जो opposition inductor ऑफर करता है, तो this is equal to inductive reactance। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द एवरेज पावर डिसिपेट टू वन फुल साइकिल इज 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करता है वो वापस सोर्स को रिलीज करता है, तो उस वजह से एक फुल साइकिल में एवरेज पावर डिसिपेशन इज 0, ये उसका रीजन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर है। तो इंशाल्लाह कल फिर उसी लेक्चर में मिलते हैं।